नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। पीएम मोदी जल्द आएंगे पंजाब। फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का करेंगे उद्घाटन। पिछली बार सिक्योरिटी टूक से वापस लौटे थे पीएम। सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल में ठनी। विधायक आतिशी ने लगाया आरोप, उपराज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था में डाल रहे हैं रुकावट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा ऐलान, बोले क्रिप्टो करेंसी खतरनाक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दावा, इकोनॉमी रिकवरी की राह पर। शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 8 अंक गिरकर 53,019 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं 19 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी 15,780 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने एक बार फिर पूरे देश को चौंका दिया। दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र की नई सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस होंगे, उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो कुर्सी किसी और के पास चली गई। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन जहां बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता में अपने कदम जमा लिए, तो वहीं अब बिहार बीजेपी के हाथ से खिसकता जा रहा है। इतना ही नहीं, राजद के दांव से नीतीश की स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई है। आखिर कैसे राजद का दांव हुआ नीतीश के लिए फायदेमंद, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही उदयपुर में कन्हैया लाल की जान जाने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ रहा आज का घटनाक्रम, इस पर भी करेंगे चर्चा। वही बात होगी कि कैसे जुबैर को फंसाने के लिए रची गई साजिश और अग्निपथ योजना को लेकर पंजाब सरकार ने क्या लिया एक्शन। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र को आज नया सीएम मिल गया है। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। हालांकि बीजेपी के इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एकनाथ के नाम का ऐलान कर सारा गेम ही बदल दिया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में आज फिर एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। पिछले 10 दिनों से बीजेपी की जो तैयारियां चल रही थीं, उसे देखकर हर कोई कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन आज बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए ये ऐलान कर दिया कि राज्य के अगले सीएम बागी एकनाथ शिंदे हैं। शिंदे के नाम का ऐलान खुद बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने किया। एकनाथ शिंदे आज दोपहर को मुंबई पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद शिंदे और फडणवीस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण होगा। आज सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार देर रात फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार की याचिका को खारिज करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया था। फडणवीस ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, वहीं बीजेपी सरकार से बाहर रहकर सरकार की मदद करेगी। जैसे ही एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ तो शिंदे ने कहा कि ये सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का शुक्रगुजार हूं। शिवसेना के 40 विधायक और निर्दलीय मिलाकर 50 विधायक आज साथ हैं। मैं शहरी विकास मंत्रालय में काम कर रहा था। भाजपा के साथ हमारा प्राकृतिक गठबंधन था। बाला साहिब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार को लेकर हम जब बढ़े तो सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिला। जब विधायक कोई बात कह रहे थे, उसे समझने की जरूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर 50 लोग साथ आए। मैं खुद मंत्री था, मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने मुझे अपनी चिंताएं बताई तो मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा। फडणवीस के इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया है। वहीं अब बीजेपी की भूमिका फिर से सवालों में है। क्या बीजेपी की नजर बीएमसी पर है? वहीं बीजेपी के इस कदम को 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लगभग 10 दिन तक चली सियासी उठापटक के बाद महाराष्ट्र की कमान अब नए हाथों में सौंप दी गई है और बीजेपी अपनी इस जीत से बेहद खुश है, क्योंकि एक और राज्य की सत्ता में वो पहुंच गई है। लेकिन वहीं बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है, जिससे बीजेपी टेंशन में है और ये टेंशन दी है राजद की रणनीति ने। इतना ही नहीं, राजद की इस रणनीति ने नीतीश को भी फायदा पहुंचाया है। आखिर कैसे, देखते हैं ये रिपोर्ट।
बिहार की सत्ता में पिछले लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन बीते दिन जो हुआ उसने भी सभी को हैरान कर दिया। साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि बीते दिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, जिसके बाद विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है और इसी के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और इसी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और यही बात नीतीश के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे में अगर बीजेपी बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है तो उसे नीतीश को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आगे चलकर नीतीश और बीजेपी दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरकार गठन की बात आती है तो राज्यपाल की तरफ से पहला न्योता सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन को दिया जाता है और अगर नीतीश और बीजेपी अलग हुए तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के पास ये दोनों ही होंगे, जबकि बीजेपी ना तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और ना ही सबसे बड़ा गठबंधन होगा, तो वो कोई भी दावेदारी पेश करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर खेल करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी और यहाँ बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में अब उसे इस सियासी समुद्र में नीतीश के सहारे की जरूरत है, लेकिन बीजेपी और नीतीश के बीच की तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और मॉनसून सत्र के दौरान ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जब जेडीयू विधायकों ने अग्निपथ योजना पर आरजेडी का समर्थन किया और सत्र से वॉकआउट कर दिया, यानी बिहार में बीजेपी मुश्किल में है। अब बीजेपी असमंजस में है कि महाराष्ट्र की खुशी मनाए या बिहार में सत्ता बचाए। बीजेपी का खेल बिगड़ता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी परेशान है तो राजस्थान में गहलोत सरकार परेशान दिख रही है। उदयपुर में हुई घटना के बाद से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन गहलोत सरकार इस मुश्किल का समाधान करने में लगी हुई है। आज क्या कुछ रहा घटनाक्रम, आइए देखते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी हंगामे में जिस बात का डर था वही हो गया। बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने भविष्य के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो उस राह पर जाना ही नहीं था, लेकिन मैं चला गया। इसी दौरान उन्होंने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक हो, मुझे तो आप लोगों का प्यार ही चाहिए, मैं नंबर गेम में नहीं जाता। हो सकता है कि उन लोगों के पास बहुमत हो, लेकिन वो कैसे जुटाया गया है यह भी देखना चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरे पास शिवसेना है। जिस अंदाज में उन्होंने यह बात कही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की राह पर ही निकलने वाले हैं। दरअसल 2019 में महाविकास अघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली थी तो वो मातोश्री की परंपरा से अलग था। उससे पहले बाला साहेब ठाकरे करीब 5 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर रहे, लेकिन हमेशा सीएम, केंद्रीय मंत्री या फिर सदन का सदस्य बनने से वो दूर ही रहे। वो सरकारों को आशीर्वाद देने की भूमिका में ही रहे और खास बात ये है कि किसी भी सरकार की नाकामी और सफलता की आंच उन तक नहीं पहुंची। शायद यही वजह थी कि ठाकरे परिवार हमेशा शिव सैनिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा और कभी निजी आलोचना नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद सीएम का पद स्वीकार कर और बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर उस नैतिकता आभा को कमजोर कर दिया था जो बाला साहेब के दौर में थी। ऐसे में वही होना था जिसका डर था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का यह संदेश कि मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं था और मेरे पास शिवसेना है, यह उनके बदले रवैये का संकेत है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर पार्टी कैडर को ही मजबूती देने का काम करेंगे और पिता की सीख पर चलते हुए सत्ता से दूर रहकर सियासत करेंगे। गहलोत सरकार की सख्त कार्यवाही के चलते उदयपुर में हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, लेकिन वहीं जुबैर की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शिकायत करने वाला ही गायब हो गया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में किस कदर नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है ये तो सभी के सामने है। देश 2 हिस्सों में बंट गया है और मोदी राज में एक खास समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। और इस समय निशाने पर हैं फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर, जिन्हें 2018 के एक ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल जुबैर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उस
उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने जुबैर की शिकायत की थी और दिल्ली पुलिस को टैग करके आधिकारिक शिकायत कर जुबैर की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन अब उस शख्स को ढूंढने में दिल्ली पुलिस नाकाम नजर आ रही है और इसका कारण उस अकाउंट का डिलीट होना बताया जा रहा है। जुबैर की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही शिकायत करने वाले हनुमान भक्त नाम का ट्विटर अकाउंट गायब हो गया है। बता दें कि गायब हुए ट्विटर हैंडल से ही 19 जून को जुबैर की शिकायत की गई थी। दावा किया जा रहा है कि उस शख्स तक पहुंचने के लिए जब ट्विटर अकाउंट @बालाजी की जय को जब खोलने की कोशिश की गई तो ये अकाउंट मौजूद नहीं है का मैसेज दिखाई दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब इस अकाउंट का डिलीट होना कई सवाल खड़े करता है कि क्या जानबूझकर जुबैर को फंसाने के लिए साजिश रची गई और ये साजिश किसके इशारे पर रची गई इस बात का खुलासा ना हो सके, इसलिए अब उस अकाउंट को ही डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था उस दिन तक डिलीट हुए ट्विटर अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट किया गया था और इसका सिर्फ एक फॉलोअर था, यानी ये अकाउंट सिर्फ जुबैर को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। ऐसे में इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुबैर के साथ उनका लैपटॉप बरामद करने के लिए बेंगलुरु स्थित आवास पर पहुंची है। आरोप है कि इस लैपटॉप के जरिए जुबैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते थे। जांच तो जारी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जुबैर को फंसाने वाला ही गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ ये भी एक जांच का विषय है। जिस ट्विटर हैंडल से शिकायत की गई थी उसी अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, जिससे ये कार्यवाही सवालों में घिर गई है और अब जुबैर भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी इस मामले में पुलिस ही फंस गई है। वैसे फंस तो मोदी सरकार गई है जब से उसने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना का लगातार विरोध हो रहा है और अब पंजाब सरकार ने इस योजना के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और इस दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए। प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम मान ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना की एक तरफा घोषणा की वजह से देश भर में विरोध हुए। पंजाब में भी इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। केंद्र सरकार को लगता है कि ये योजना युवाओं को केवल 4 साल ही रोजगार देगी और बाद में केवल 25% को ही स्थायी किया जाएगा। ये योजना ना तो राष्ट्र हित के नजरिए से सही है और न ही युवाओं की भलाई के लिए है। इससे युवाओं में असंतोष बढ़ेगा। बहुत सारे युवा लंबे समय तक सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौर करने वाली बात है कि पंजाब के 1 लाख से ज्यादा सैनिक सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। युवा सेना में रहकर गर्व का अनुभव करते हैं। इन युवाओं को उनके साहस और बलिदान के लिए जाना जाता है, लेकिन ये योजना युवाओं के सपनों को कुचलने वाली है। बहुत सारे युवा हैं जो कि सेना में स्थायी नौकरी का ख्वाब सजाए हैं। तो वहीं इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि अमेरिका में ये योजना बहुत पहले से है। वहां 13% पूर्व फौजियों के पास अपना घर नहीं है। साथ ही कहा कि ये योजना पेंशन से बचने के लिए है। वहीं इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के खिलाफ पेश किया है। मीत हेयर ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में लेना चाहती है, जबकि पंजाब सरकार 40% अपना हिस्सा दे रही है और अगर जरूरत पड़ी तो 100% भी देगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी के जंगी लाल महाजन और अश्विनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये प्रस्ताव केवल शंका के आधार पर लाया गया है। जहां बीजेपी ने प्रस्ताव का विरोध किया तो वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया है। अब अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब सरकार का प्रस्ताव पास हो गया और आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन भी था। तो वहीं आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की जांच का काम पूरा हो गया है। तो कितने लोगों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भरा था पर्चा और जांच के बाद क्या रहा परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। नामांकन पत्र की जांच में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्षी मोर्चे के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन सही पाया गया है। अधिकांश लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 115 नामांकन दाखिल किए गए थे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि इनमें से 28 के नामांकन तो शुरुआत में ही खारिज कर दिए गए थे। बचे हुए 72 प्रत्याशियों के 87 पर्चों में से 79 जरूरी मापदंड पूरे नहीं करने से निरस्त किए गए। 2 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मुकाबले में सिर्फ द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा ही रहेंगे। इसकी ही संभावना ज्यादा दिख रही है। दरअसल अधिकांश लोगों के नामांकन जरूरी समर्थन पत्र न जुटा पाने के चलते खारिज कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने वालों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य कर दिए हैं।
प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। यानी ऐसे लोग ही प्रस्ताव या अनुमोदक बन सकते हैं जो संसद के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य हों। इसके साथ ही जमानत राशि भी 15,000 रुपए जमा करानी पड़ती है। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम सामने आ जाएंगे। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। नामांकन पत्र की जांच का काम पूरा होने के बाद अब चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार भी प्रचार तेज करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार पर राहुल गांधी के तंज की। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिससे आम आदमी बेहद परेशान है, लेकिन सरकार को उनकी परेशानी नजर नहीं आती है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर ही मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। जनता इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। विपक्ष अक्सर ही जनता के लिए आवाज उठाता रहा है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अपनी एक रैली में चूल्हे पर खाना बनाने वाली माओं के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ ज्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक वर्ष में ही 3,59,00,000 लोग चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। इतने नकली आंसू कैसे बहा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर कहा कि मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। पेट्रोल पंप से लेकर अखबार तक इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। फिर 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 को लॉन्च कर फिर से जनता के टैक्स के पैसों से विज्ञापनों पर करोड़ों उड़ाए गए और फिर धीरे धीरे सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और आज एक सिलेंडर भरवाने की कीमत 1,000 रुपए हो चुकी है। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस सांसद मोदी सरकार को घेर चुके हैं। बता दें कि रसोई गैस की बढ़ती महंगाई के बीच सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियों के कुल 3,59,00,000 घरेलू गैस कनेक्शन धारकों ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया। वहीं 1,20,00,000 ग्राहकों ने पूरे साल में केवल एक सिलेंडर भराए हैं। हालांकि ये सभी ग्राहक गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से नहीं जुड़े हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी और विपक्ष का एक ही सवाल है कि आखिर कब इस महंगाई को रोक लगेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।